नमस्कार सभी को। अब आज मैं कुछ थोड़ी सी चर्चा करूँ कि एथिक्स बिल्कुल नया है। प्री तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट मेंस में ये है और मेंस में 65 मार्क्स है। और वो तीनों ही जो सेक्शन है, ज्योग्राफी और उसके साथ साथ साइंस एंड एथिक्स, तीनों ही डिफरेंट है। तीनों में ही मार्क्स फेच करना ऑल्दो इजी है, बट साइंस के पिछली बार के हाल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि इट्स वेरी ट्रिकी। साइंस का पेपर इतना स्मार्ट तरीके से बनाया गया कि तो वहाँ सबको परेशानी हुई, इवन फ्रॉम जो एमएससी बैकग्राउंड से थे, इवन एमएससी जो बीटेक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है यूपीएससी में, उन तक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि बहुत ही मतलब डे टू डे लाइफ वाली साइंस उन्होंने पूछी और बहुत सिंपल चीज़ें पूछी वो। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम सिंपल ध्यान नहीं रखते। तो थोड़ी चर्चा करते हैं कि एथिक्स के क्वेश्चन आपको अभी पढ़ते टाइम किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इविल, जिसे अशुभ भी कहा जाता है हिंदी में। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी कि इविल ये होता है। अब एक नैतिक अवधारणा है, अशुभ की अवधारणा, इट्स इविल की अवधारणा जो है एक इंटेलेक्चुअल अवधारणा नहीं, ये बताने की कि भाई जब एथिक्स की बात की जाती है ना, तब इविल और गुड की बात की जाती है। ठीक है, तो ये एक एड ऑन है। इसके अलावा मैंने अब देखो आप यहाँ कांट का भी बताया कि क्या अशुभ है, कांट किसको कहता है, क्या अशुभ है, गीता किसको कहती है, क्या अशुभ है, गांधी किसको कहते हैं, क्या अशुभ है, उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म जो कहता है उस वो क्या कहता है, क्या अशुभ है। तो ओवरऑल अशुभ से मीनिंग जो बताने की कोशिश की मैंने, सिंपल अपनी डेफिनेशन बता दी, फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स दिए। हो सकता है आप ये सारे एग्जाम्पल्स ना दो। और दूसरी चीज देखो कि क्या मैंने वर्ड लिमिट को फॉलो किया, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये मैं जरूर कर सकता हूँ, ये जो नीचे लिखा हो ना, परिस्थिति व संस्कृति सापेक्ष अवधारणा, इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि जहां तक लाइंस हैं उनका आप पूरी तरीके से उपयोग करो, उनको मिस मत करो। सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार की जब बात करती हैं तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, उससे मेरे को एग्जैक्टली नहीं आता था, तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, जरूरी नहीं मेरे को करना। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। डेनियल गोलमैन भावात्मक बुद्धि बुक का नाम लिया, डेफिनेशन जो है वो बताई, और जो उसकी प्रॉपर सिंपल से एक्सप्लेनेशन है वो बता रही थी। कोई संतुलन वर्ड यहाँ लिख के छोड़ दिया, ऑल्दो ये संतुलन यहाँ आना चाहिए। ये राइटिंग की थोड़ा सा पैटर्न है, कुछ कुछ ध्यान रखना, बट मैं वापस बता रहा हूँ, ये 5 की 5 लाइनें भरी हुई हैं, साफ साफ हैं, क्लियर हैं, किसी में कोई जगह छोड़ी क्या मैंने, नहीं, या मैंने कोई घिचपिच किया, नहीं, क्या मैंने कोई काटा पीटी की, नहीं। यहाँ पे देखो अन्यों के वाले में थोड़ी सी काटा पीटे, लेकिन वो भी इतना बुरा नहीं लग रहा मेरे ख्याल से। ठीक है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, ये एक फिलॉसफी है जर्मन, कांट का नाम लिया, कर्तव्य बताया, डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल भी दे दिया कि गीता भी स्वकर्तव्य पालन की बात करती है, कर्तव्य के लिए की बात करती है। तो कांट भी मैंने बता दिया है, गीता भी एग्जाम्पल बता दिया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जब इतना लिख दे तो आप, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, किन मूल्यों का समावेशन, एक भी मूल्य छोड़ने की कोशिश मैंने नहीं की, जितने भी मुझे मूल्य आते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और यहां पे लिखा हुआ भी है नोलन कमेटी, 13 मूल्य लिखे हैं। इन सभी मूल्यों का समावेशन होना चाहिए। अब बताओ इसमें कोई 2 नंबर में काटेगा क्या, कोई क्यों काटेगा? हम क्या सोचते हैं 2 नंबर का 4 लिख दो बस बहुत, अरे क्यों लिख दो भाई, जगह जब छोड़ी हुई है तो लिख के आओ ना सब। ज्यादा ज्यादा लिखने से नंबर नहीं कटते हैं, मैं बता दूं तुम्हें, तुम्हें गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि लोग यही कंफ्यूज होंगे मैं कौन सा लिखूं। अब तुम बताओ इन सब में से चूज करने को मैं तुमसे कहूं कि भाई कौन सा लिखोगे, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो कंफ्यूजन नहीं हटाओ, मैंने क्या कहा कि नोलन समिति की जितने भी हैं वो सब लिख दो, और भी 4 आ रहे हैं तो वो लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर मान लो ज्यादा से ज्यादा नाराज होगा तो 2 की जगह 1.5 दे देगा, लेकिन इस चीज पे कोई ज्यादा नाराज हो नहीं सकता, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की इस चीज पे। यहाँ नोलन समिति हर कोई नहीं लिखेगा, ये बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सद्गुण क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो एक डेफिनेशन मैंने दे दी कि सद्गुण क्या कहलाता है, एक फ्लो चार्ट भी बता दिया कि वो क्या है, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। वर्च्यू एथिक्स की जब हम बात करते हैं ना, वर्च्यूज की बात है, वर्च्यू एथिक्स में तीनों लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो घूम फिर के इनको लिखना कहीं ना कहीं जरूरी है। और ये बता दिया सद्गुण कैसे मिलते हैं, तो फ्लो चार्ट भी आ गया, डेफिनेशन भी आ गई, 3 फिलोसोफर्स के नाम भी आ गए हैं, यही पैटर्न है। नेक्स्ट मैंने देखो, हमें नैतिक क्यों होना चाहिए, वाई शुड बी वी इथिकल। नैतिक होने का डेफिनेशन, नैतिक होने का मतलब क्या है। अब मैंने इसके लाभ क्या क्या बताए, पहला लाभ बताया और एग्जाम्पल क्या दिया,
अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलॉसफी हुआ करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताया, समाज में समरसता सौहार्द किसने कहा है? अगस्त कॉम्टे ने। मैं दिखा रहा हूं जो चीज कैसे लिखी है मैंने। सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है, प्लेटो का जस्टिस थ्योरी होती है, प्लेटो की एक सभी का सर्वांगीण विकास है, जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी है, उसके हिसाब से भी जरूरी है। चोरी डकैती ये सारी चीजें हैं, कुरीतियां समाप्त हैं, राम राज्य की स्थापना होती है, गांधी जी अंततः। तो 1 2 3 4 5 तो मैंने फिलोसफर्स के नाम लिखे हैं, हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। और ये सारी पॉइंट, ये देखो आप, ये सारे नाम न भी लिखते तो भी नैतिक होने के लाभ तो यही है ना, बट सब लोग यही केवल और केवल ये लाभ लिखेंगे। इसके साथ आपने ये केवल शब्द लिखा है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, मैंने केवल शब्द लिखा है ये बताने के लिए कि मैं समझता हूं कि ये जो पॉइंट हैं ये अच्छे भी हैं और किन किन लोगों ने ये पॉइंट दिए, तो मुझे इसकी भी नॉलेज है, तो मैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मेरी इस सब्जेक्ट की डेप्थ है। अब आप बोलोगे सर याद कैसे होंगे? तो पढ़ने से याद होंगे, पढ़ोगे तो याद होंगे, इसलिए ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मानवीय मूल्यों के पोषण में समाज की भूमिका की बात करते हो, तो सीधे सीधे 6 पॉइंट देख लो तुम, 1 2 3 5 ये 4 5 और 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक बूंद भर जगह छोड़ी है मैंने कहीं पे, यहां जरूर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा और इसको पास लिख सकता था, ठीक है, या फिर ये जगह भर सकता था, बाकी तो मुझे कोई जगह दिख ही नहीं रही है। लेकिन घिचपिच लग रहा है क्या कोई चीज? यहाँ पे जरूर हल्का सा घिचपिच है, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट था ये, और ये थोड़ा सा घिचपिच है, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट है। लेकिन जब आप अच्छा लिखते हो, काम की चीज लिखते हो, तो वो आपकी इन चीजों को अवॉइड करते हैं। क्लियर है? शब्द में गड़बड़ है क्या? किसी भाषागत गड़बड़ है? नहीं, समझ रहे हो? सत्य व अहिंसा क्या है? गांधी की बताई, 5 महाव्रत बताया, एकादश व्रत भी बता सकते हो आप, एकादश में ही 5 महाव्रत होते हैं, ठीक है। सत्य के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। ईमानदार होना अच्छा परंतु उचित होना बेहतर है, ये चर्चिल का स्टेटमेंट है, ये मैंने यहाँ पे घुसेड़ दिया, ऐसे कहता हूं मैं, घुसेड़ना, ठीक है। अहिंसा की बात की तो अहिंसा साधन साध्य में अहिंसक साधन, ये सब मतलब जो भी आप शब्द देखो, अहिंसा के 2 रुख है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, ये भी बता दिया। प्रेम, त्याग, सौहार्द, मन, वचन, कर्माधार, जो जो उच्च से उच्च, बेहतर से बेहतर शब्द थे वो सब लिख दिए हैं इसमें मैंने। आप ये देखो, चर्चिल तक यहां लिख दिया मैंने गांधी जी के में, उसमें आप चर्चिल की जगह कोई और भी लिख सकते हो। द पॉइंट इज, अगर किसी प्रश्न से कोई थॉट आपकी मिल रही है, कोई आइडिया, कोई कोट आपको याद आ रहा, तो प्लीज ऐड इट। एथिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जब तक आप फिलोसफर थिंकर्स के नाम नहीं लिखोगे तब तक कम फायदा होगा, ध्यान रखना। ये मैं कोर बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एथिक्स के पेपर में, और पबेड साथ ही, पबेड की भी नेक्स्ट पेपर में मैं चर्चा करूंगा कि पबेड एक क्रक्स क्या है, इनका स्पिरिट क्या है। मैं हर बार बात करता हूं ना कि हर सब्जेक्ट का एक स्पिरिट होता है, ये एथिक्स यानी नीति शास्त्र का स्पिरिट है कि नीति शास्त्र के एथिक्स के आंसर आपको ऐसे लिखने हैं। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, ये भी 5 नंबर है। तो तत्कालीन राजनीतिक विज्ञान की दार्शनिक, लोकतांत्रिक पूंजीवाद का समर्थक, न्याय सिद्धांत जो है उसमें वितरण मूलक न्याय पहली चीज, अज्ञान का पर्दा दूसरी चीज, अवसर की समानता जो है तीसरी चीज, स्वतंत्रता का अधिकार चौथी चीज, और एक चीज और है शायद आर्थिक समानता 5वीं चीज। और भारतीय संविधान ने इस सिद्धांत को अपने रूप में अपनाया है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और घूम फिर के जो जॉन रॉल्स हैं वो भी वेलफेयर स्टेट की ही बात कर रहे हैं। तो आप ये देखो, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में इससे ज्यादा और कोई क्या लिख सकता है? मैंने ये भी एग्जांपल बता दी कि कहाँ इसको लिया गया, उसकी खास बातें क्या है। नहीं तो इतनी पूरी लाइन, इस पूरे पैराग्राफ में कोई उसका पूरे सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाता। तो ये प्रैक्टिस करने से आता है। ये आपको एक एक लाइन याद होती है ना कि ये लाइन लिख के फिर मैं ये लाइन लिखूंगा, फिर ये लाइन लिखूंगा, फिर ये लाइन लिखूंगा, और मुझे ये सारी चीजें इंक्लूड करनी ही है। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करनी है, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करनी है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सारी टर्म्स होती हैं, पढ़ लेना। अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करनी है, लिबर्टी फ्रीडम की बात करनी है, और वेलफेयर स्टेट मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है, ये स्पिरिट है एथिक्स की। आप एथिक्स के आंसर को अगर इस तरीके से नहीं लिखोगे तो आपका आंसर परफेक्ट नहीं होगा और आपकी बात को सतही माना जाता है। यू हैव टू, इन सब जब भी फिलोसफिकल चीजें आती हैं या फिर आइडियोलॉजिकल चीजें आती हैं, तो यू हैव टू पुट सम प्रेशर विद सम नेम्स, सम थिंकर्स, जो उस चीज के प्रॉपर उस चीज के बारे में जिन्होंने काम किया है, अगर आप उनके नाम लिखते हो तो इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है और आपके मार्क्स जो है बेटर आते हैं। ऑल्दो मैं साइंस और ज्योग्राफी में, जहां तक मुझे याद है, शायद टोटल 30 या 35 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ के आया हूं, या फिर
अच्छे करके नहीं आया, मेरे को याद है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी मार्किंग जो है 170 मार्क्स में हुई है और 170 में मेरे 102 या 3 मार्क्स हैं। तो इट मीन्स मैं जो भी लिख के आया वो तो अच्छा था, इतना मुझे समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये एथिक्स का है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसकी भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट में। अभी छोटी छोटी चर्चाएं कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि हमें तैयार क्या करना है। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।